जोधपुर हिंसा के बाद बीजेपी पर हमलावर हुए सीएम। कि जोधपुर में जो कुछ हुआ कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा की कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया। बीजेपी में राजस्थान के नाम से घबराहट। राजस्थान के नाम से इनकी नींद हराम हो रही है दिल्ली के अंदर। पूरे मुल्क में बीजेपी का टारगेट है राजस्थान। बीजेपी का अभी पूरे मुल्क में टारगेट कोई है तो राजस्थान है। चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। गहलोत के वार पर बीजेपी का पलटवार। वो आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि जोधपुर के और इस पूरे घटनाक्रम का आरोप बीजेपी पर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो खुद दोषी थे, उनकी पार्टी और उनकी सरकार दोषी है। अशांति बहाना, चुनाव निशाना। क्या नए भारत की सियासत नफरत को पार कर शांति बहाल कर पाती है? सियासी दलों की जो राह होती है, क्या वो शांति स्थापित करने का सही और सटीक तरीका होता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अब जोधपुर जल रहा है और सियासत आग बुझा नहीं रही है या आग बुझा नहीं पा रही है। पर्यटन नगरी को अगर आज आप देखेंगे तो वो पुलिस नगरी बन चुकी है। आखिर क्या ये सब कुछ इसलिए किया गया या ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि सूर्य नगरी में कोई अपना सूरज उगा सके? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सियासत उसी ओर इशारा कर रही है कि अपना सूरज उगाने के लिए जोधपुर आज इस हाल में पहुंचा है। आज जो डिबेट के सवाल रहेंगे आपको बता देता हूं। सवाल नंबर 1, जोधपुर में जो ये पूरा घटनाक्रम रहा है संयोगवश या जैसे अन्य अपराध होते हैं उसी कड़ी में हुआ या फिर सचमुच ये किसी साजिश का हिस्सा है? साथ ही जैसे कि सीएम का कहना है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है या फिर बीजेपी की विचारधारा वाले जो संगठन है देश में उनकी ओर से। तो सवाल उठता है कि क्या जो कुछ भी हुआ वो सरकार को बदनाम करने के लिए हुआ? ये आरोप आखिर कितना सही है, इसमें कितना दम है, खंगालने की कोशिश करेंगे। और सवाल नंबर 3, और ये बहुत अहम सवाल है और इस सवाल के पीछे का जो रीजन है वो मैं डिबेट के दौरान आपके सामने रखूंगा। सवाल यह है कि तुष्टीकरण बहाना है क्योंकि चुनाव निशाना है। तो चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, पंकज मीणा जी बीजेपी नेता हैं और महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। स्वर्णिम जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। स्वर्णिम जी, मुझे एक बात थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि मेरा नॉलेज कम हो या मेरा जनरल नॉलेज सही ना हो, लेकिन अगर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है? देखिए स्वप्निल जी, ना तो आपका जनरल नॉलेज कम है, बस विश्लेषण की बात है। अगर विश्लेषण करके देखिएगा तो ये स्पष्ट सामने आ जाएगा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की भरपूर कोशिश हुई। और आप देखिए, जहां तक जोधपुर की घटना का प्रश्न है, वहां पे एक बहुत बड़ी घटना हो। देखिए, हम रोक पाए ना, मैं यही आपको बता रहा हूँ। मैं यही बता रहा हूं, सुनिए, झड़प हुई लेकिन हिंसा नहीं हुई, दंगा नहीं हुआ। जो दंगा भड़काना चाहते थे, दंगा में उसको तब्दील कराना चाहते थे, उसको रोका। आप ये एक इमेजिन करिए, आप इसको ये सोच करके देखिए कि जहां पे जोधपुर में कई लाख लोग सड़कों पर थे, जिस वक्त कई लाख लोग सड़कों पर थे, चाहे नमाज के बहाने थे, चाहे परशुराम आका तीज के जुलूस के बहाने थे, उस वक्त उस मॉब को कंट्रोल करने का काम पुलिस ने किस मुस्तैदी से किया होगा, प्रशासन ने, सरकार ने किस मुस्तैदी से किया होगा, उनको घरों तक, उनके अंदर पहुंचाने का कार्य कितना मुश्किल रहा होगा। इसलिए पुलिस प्रशासन नहीं, लेकिन मॉब कितनी बार था स्वर्णिम जी? मुझे सच बताइए, आपकी जानकारी में क्या है, मॉब कितनी बार हुआ? इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? आपको घटनाक्रम तो पता ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पता ना हो। देखिए, ये अब ये घटनाक्रम सबको पता है। आप सबके चैनल्स पे जो है वहां पे जब ये घटना की शुरुआत हुई रात से, उस रात की घटना के वीडियो सबके पास हैं और उसमें आपको एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित नेता का चेहरा भी नजर आ रहा होगा, जो वहां पे जनप्रतिनिधि भी हैं। सबने वहां देखा है। और जब आप देखेंगे राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हुई, जब दंगा भड़काने की कोशिश हुई, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के चेहरे नजर आते हैं। इससे पहले मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन यहां पर बताना चाहता हूं। देखिए, बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। बात यह है कि जिस महान पुरुष की मूर्ति वहां पर लगी हुई है, उन्होंने तिरंगे के लिए संघर्ष किया और आज वहां पर किसी एक रंग के पीछे जो कुछ चल रहा है या जो कुछ हुआ वो अपने आप में संदेहास्पद है।
अभी अगर मैं टीवी स्क्रीन पर देखूं तो देखिए दिखाना कितना जरूरी होता है। पंकज मीणा जी एक भगवा रंग की टोपी पहन कर आए हैं और स्वर्णिम जी एक जिस टी शर्ट में है वो भी हम देख पा रहे हैं। अब ये सहयोग है या साजिश, स्वर्णिम जी? देखिए, आप जहाँ तक मेरी बात कर रहे हैं, आज बुधवार है, बुधवार को हरा रंग हमारे यहाँ पहनने की परंपरा है। ठीक है। और निश्चित रूप से माता पार्वती का जो उर्वरता का जो संदेश है, ये माना जाता है कि उनको जो वस्त्र पहनाए जाते हैं, सहयोग भी नहीं कह सकते कि देश और में हम इसे खुशहाली बढ़े, साजिश भी नहीं उसके कह लिए हरा सकते। रंग मतलब जो होना होता है वो होता है। अब अगर मान लीजिए जोधपुर में जो हुआ वो इस कड़ी में नहीं था और आप ये कह रहे हैं कि साजिश है, तो एफआईआर में एक भी साजिशकर्ता का नाम क्यों नहीं है? एफआईआर में बीजेपी पार्टी क्यों नहीं है? बताता हूं, सुनिए। या सब कुछ जो भी होगा वो सिर्फ बीजेपी की जिम्मेदारी? देखिए, अब मैं आपको पूरी घटनाक्रम बता देता हूं। आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कहा कि महान पुरुष जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए भूख हड़ताल करते हुए अपनी जान वहां पे कुर्बान की, उनकी मूर्ति वहां पे स्थापित है। मूर्ति को सब नमन करते हैं। वहां पे ये अफवाह फैलाई गई पहले तो कि उस मूर्ति को एक समुदाय विशेष ने खंडित कर दिया, तोड़ दिया और वहां पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता वहां पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जब वो देखते हैं कि वहां पे ये तो कोरी अफवाह निकली, तो वहां कानून अपने हाथ में लेते हुए वहां पे जो इजाजत से जो लाउड स्पीकर लगे हुए या सजावट हो रही है, उसको तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाती है, जिसको पुलिस ने रोका। उसके पश्चात आपके पास ये जानकारी नहीं पहुंची कि उस मूर्ति का चेहरा ढका गया था, है ना? देखिए, मैं नहीं, आपके पास ये जानकारी पहुंची या नहीं पहुंची? देखिए, खंडित करना, उस पे टेप लगाना, ये सब अफवाहें थी। मतलब और मूर्ति बिल्कुल सुरक्षित आज भी वहां मौजूद है। आप टीम भेज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बस मुझे सिर्फ इतना बताइए ना कि अगर ये सब कुछ साजिश था तो बीजेपी एफआईआर में पार्टी क्यों नहीं है? बीजेपी का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? उन साजिशकर्ताओं को आप क्यों बेनकाब नहीं कर रहे हैं जिनकी ओर सीएम साहब खुद इशारा कर रहे हैं? छोटा सा सवाल है ना, होना चाहिए था ना इनका भी नाम एफआईआर में। बिल्कुल, आपके छोटा सा ही जवाब है इसका कि 90 से अधिक लोग वहां पे पुलिस की अभिरक्षा में हैं और पुलिस द्वारा अभी स्टेटमेंट जारी होगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट का आप इंतजार करिए, पुलिस जारी करके आपको सारी घटनाक्रम में जो भी उसमें अपराधी हैं, उन अपराधियों की और अपराध का खुलासा वहां पे करेगी पुलिस। एफआईआर है जिसमें आप ये देखिए कि 6 मुख्य हिंदू को आरोपी बनाया गया है, मुख्य आरोपी बनाया गया है 6 हिंदुओं को और 6 मुसलमानों को। इसके अलावा 100 से 150 मुसलमानों को आरोपी बनाया गया है जो नामजद नहीं है और 100 से 150 हिंदू आरोपी बनाए गए हैं जो कि नामजद नहीं है। तो जब इतना कुछ अज्ञात या इन सब पर चल ही सकता था तो बीजेपी का नाम भी डाल देते। भाई आप कह रहे हैं ना साजिश है। देखिए स्वप्निल जी, अब सुनिए आप, मैं तो आपको एक ही चीज कह रहा हूं। हमने हमेशा ये कहा कि जब जब यहाँ पे दंगा फैलाने की कोशिश होती है या इस तरह का उपद्रव होता है संप्रदाय को लेकर के, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे निकल के सामने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे सामने आते हैं। ये हमने करौली में भी देखा, हमने राजगढ़ में भी देखा और जोधपुर में भी पुलिस इसका खुलासा करेगी। दूसरी चीज, वहां पे सबसे दुखद घटना जो हुई वो ये हुई कि जब पुलिस ने वहां पे घटना जो बड़ी क्यों नहीं है, या आप में इतना बाकी नहीं रहा कि ऐसे चेहरों को आप वहां पहुंचा सके जहां उनकी सही जगह? बिल्कुल पहुंचा रहे ना। करौली में मुख्य आरोपी है भगोड़ा है, सुनिए, भगोड़ा है, उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। आरोप तो आला कमान तक लगाते हैं ना। भगोड़ा है, उस पर आप तो आरोप आला कमान तक लगाते हैं। आपकी एफआईआर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम भी होना चाहिए था, है तो नहीं? देखिए, मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी पे हम आरोप लगा रहे हैं तो क्या गलत लगा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां पे जाकर के, सुनिए, मेरे पूरी बात करने दीजिए, एक लाइन सुन लीजिए। सीएम आरोप नहीं लगा रहे हैं, सीएम ये कह रहे हैं कि वहां से इशारा मिला है, मतलब उनके पास कोई जानकारी है। ऐसे इशारे पर तो आपको एफआईआर कर देनी चाहिए थी, या फिर ये बोलिए हम आरोप लगा रहे हैं, हमें नहीं पता ऐसा है कि नहीं। तो सर स्वप्निल जी जवाब सुन लीजिए ना, फिर मेरा 2 लाइन में मैं आपको जवाब देता हूं, उसके बाद आप जो कहेंगे उसका भी जवाब मैं दूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की भूमिका निभाने में जब यहाँ पे असफल रही, कि सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा उठाने में असफल रही, सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई आंदोलन करने में असफल रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के क्या केंद्रीय नेतृत्व ने इन सबको बुला करके सांसदों को वहां पे तायद नहीं किया? तायद करने के जस्ट बाद क्या होता है, जैसे ही राजस्थान लौट के आते हैं, कभी करौली में घटना होती है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता लिप्त पाए जाते हैं, राजगढ़ की घटना होती है वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता लिप्त पाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे दुखद घटना ये हुई कि जिस स्वतंत्रता पंकज मीणा जी आपके पास आ रहा हूं, ठीक है, सही, आगे आपके पास आऊंगा। पंकज मीणा जी, अब मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए। जिस तरह से आपने शांति स्थापित करने की कोशिश करौली में की, राजगढ़ में की, अब आप जोधपुर में कर रहे हैं, क्या शांति ऐसे स्थापित होती है? अगर ऐसे स्थापित होती है सर, तो कभी मेरे परिवार में झगड़ा हो तो हमें आके मत समझाना। बिल्कुल स्वप्निल जी, ये राजस्थान का दुर्भाग्य है
कि उन्होंने केवल 0.5% अधिक मतों से जिस सरकार को यहाँ चुना राजस्थान में, उसकी 40 माह की सरकार में पिछले 40 माह में 40 से ज्यादा दंगे सांप्रदायिक वारदातें हो चुकी है। और दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ राजस्थान जल रहा है। राजस्थान में कभी करौली, कभी अलवर, कभी जोधपुर दंगे पे दंगे हुए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री दंगों की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब तक मौत ना हो उसको दंगा नहीं माना जाए। 3 साल की बच्ची के पैर तोड़ दिए गए, वो दंगा नहीं है। 6 साल की बच्ची। एक पुरुष के तेजाब डाल के पांव जला दिया गया, वो दंगा नहीं है। एक व्यक्ति के पीठ में चाकू घोंप दिया गया, वो दंगा नहीं है। मुख्यमंत्री जी इंतजार कर रहे हैं या शायद अपने कैडर को ये इशारा कर रहे हैं कि जब तक मौत नहीं होगी इसको दंगा नहीं माना जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि नीरो के साथ और भी तो लोग शहर में रहे होंगे, वो क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे हैं? आप बंसी नहीं बजा रहे हैं और न ही शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं उससे शांति कैसे स्थापित होती है, मुझे ये तो समझाइए। आप मुझे बताइए, जोधपुर की घटना हुई, पिछले 24 घंटा में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से घूम फिर के हर अपने फेल्योर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुसेड़ने की कोशिश करती है कांग्रेस। आप बताइए, भगवान परशुराम जी की जयंती मनाना अपराध है, रामनवमी मनाना अपराध है, हनुमान जयंती मनाना अपराध है। और अगर इन हिंदू त्योहारों की हम किसी प्रकार की तैयारी करते हैं हिंदू समाज, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपराधी बना दिया जाता है। ये कहां का न्याय है और कौन सी कांग्रेस की परिभाषा है? हर त्योहार के ऊपर दंगे हो रहे हैं, हर त्योहार के ऊपर प्रतिबंध लग रहा है। जब ये सब एक बात और कहूंगा, पंकज जी मेरी बात को समझिए ना। मैं कह रहा हूं कि जब ये सब हो गया जी, तो आप जो कर रहे हैं उससे शांति स्थापित नहीं होती। आप ये बात समझ रहे हैं ना? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। बिल्कुल, देखिए शांति स्थापित क्योंकि जब सीएलजी सदस्यों की मीटिंग हुई, वो धड़ा जो मानने को तैयार नहीं था वो आपका था। अगर वहां पर आप मनवा ले जाते तो मैं ये कहता शांति स्थापित करने के लिए बीजेपी ने कुछ किया। स्वप्निल जी, मैं आपको अपडेट कर देता हूं। कल जब ये घटना हुई, घटना के तुरंत बाद में माननीय सांसद हमारे वहां के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी घर घर गए, लोगों को रोकने की कोशिश की। और आपको शायद इस बात के भी आपके भी वीडियो आगे होंगे कि जनता उनका कहना मान के रुक भी रही थी, परंतु एक पक्ष की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, एक पक्ष की तरफ से लगातार पुलिस को पीटा जा रहा है। और फिर ये उम्मीद कर रहे हैं कि साहब शांति स्थापित करने का काम सरकार का नहीं है क्या? सरकार क्या कर रही थी? मुझे एक चीज बताइए। मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना, भारत की जो सियासत है ना, स्वप्निल जी, आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। स्वप्निल जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछिए, चलिए। परसों रात को घटना हुई, परसों रात को ये घटना हुई, और घटना के बाद में क्या 144 लगाने की आवश्यकता नहीं थी? घटना के बाद में क्या इंटरनेट बंद करने की आवश्यकता नहीं थी? आपने क्यों सुबह 10 बजे तक का इंतजार किया? क्यों आपने इंतजार किया कि वहां एक मॉब इकट्ठा हो जाए और मॉब जिस प्रकार से वह भड़काऊ कार्रवाई करे, उसका आपने इंतजार क्यों किया? आपने राजस्थान के अंदर रामनवमी के अंदर धारा 144 लगाई, आपने हनुमान जयंती के ऊपर 144 लगाई, तो आपको जब रमजान के नमाज अदा करने की उससे पहले घटना हो चुकी थी रात भर। स्वप्निल जी, जब नमाज से पहले रात को घटना हो चुकी थी, तो आपने उसको रोकने के क्या प्रयास किए? मुख्य बात यह है, क्या आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट नहीं थे? अब निश्चित रूप से सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट थे, उसके बावजूद आपने उसको रोकने की कोशिश की। लेकिन ये चीज मैं आगे आपके पास आऊंगा, बस मेरे एक गेस्ट और बचे, उनको भी डिबेट में मुझे शामिल कर लेने दीजिए। महेश शर्मा जी, एक बात और करना चाहिए। पंकज जी 2 मिनट रुकिए ना प्लीज, मैं आगे भी तो आपके पास आऊंगा ही ना। महेश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज ने चौंकाया है ना महेश जी, वो चौंकाया है एफआईआर ने कैसे, क्योंकि मुझे देखिए ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक तरफा घटना थी तो 2 तरफा कार्रवाई दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, अगर तुष्टीकरण का बहाना नहीं है तो इतनी बैलेंस्ड एफआईआर कहां होती है? 6 मुख्य आरोपी हिंदू, 6 मुख्य आरोपी मुस्लिम, नामजद 100 से 150 दोनों पक्षों से, 100 से 150। ऐसा भी नहीं कि एक 121 एक 131, नहीं, इतनी बैलेंस्ड आंकड़ों के साथ एफआईआर कम ही देखने को मिलती है। महेश जी, देखिए, ये जो चीज है, ये दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं होना ठीक नहीं, और इससे भाईचारा और का खत्म होता है। आपको ये की बात ये है कि हम लोकतंत्र की बात, इसमें राजा होता है और सहायक होता है। स्थिति ये हो रही है कि जो
वो ऐसी हो रही है कि उसमें जो है असुरक्षित हो रहा है। आप चाहे वो मैं हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, लेकिन जो मतलब शिकार कौन हो रहा है। अब आता है सवाल कि जब आप धारा 144 लगाई थी और रात को ही आंसू गैस की गोले छोड़े गए थे, सबको नियंत्रित करने की कोशिश की गई, तो दूसरे दिन ऐसे लोग मतलब क्या कहते हैं पूरी तरह से प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। ये ठीक है कि त्योहार होता है, लेकिन ये मान के चलिए कि उसमें जब भीड़ इकट्ठी होती है तो भीड़ का मनोविज्ञान दूसरा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये घटना 3 मई को हुई है, आपको ये मालूम होना चाहिए, और जिस क्षेत्र में हुई है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्षेत्र है और 3 मई को उनको जन्म दिवस भी है। ऐसे सूरत में इस तरह की जो कोई साजिश रची गई है कि जिस तरह से दंगा भड़के, तो उसमें सहायता किसने, कुछ उपद्रवियों ने किया है। ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। तो एक टारगेट तरीके, एक मतलब लक्ष्य बना करके एक व्यक्ति को बदनाम करना या उसकी सरकार को बदनाम करने का भी एक टारगेट हो सकता है। अपनी जमीन को नए तरीके से तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब आप ये देखिएगा कि जिस रूप में जो FIR वगैरह जो भी है तो पुलिस ये करती है, फिर दोनों पक्षों को संभालने की कोशिश करती है, भाई आप भी दोषी थे, क्योंकि इसमें प्रोवोक भी करते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसमें पत्थर नहीं मारे, लेकिन किसी को प्रोवोक करके भी कर सकते हो, तो वो भी अपने आप में एक अपराध होता है। तो ये इस चीज के लिए जो जिस तरह से दोनों पक्षों के बारे में जिस तरह से की गई कार्रवाई, तो ये होनी चाहिए और करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि दोनों समाज के लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है कि वो मिलकर के और इन दोनों उत्सवों की अगर ये करते हैं कि भाई हम, लेकिन इनिशियली महेश जी दोनों पक्षों की ओर से जब घटना की एकदम शुरुआत में हम जाते हैं तो एक बार की सहमति बन गई थी, उसके बाद किसी ने सौहार्द बिगाड़ा और फिर एक के बाद एक घटना होती चली गई। अब मेरा सवाल यह है कि अगर आपको भी ये लगता है कि मान लीजिए ये साजिश का हिस्सा है, तो सियासत को किसने रोका है साजिशकर्ताओं का नाम सामने लाने से? आप बयान जो दे रहे हैं वो अगर आपके पास उससे जुड़े कुछ तथ्य हैं तो उसके आधार पर कार्रवाई करने की तमाम पावर संविधान आपको देता है। नहीं, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल आपको कार्रवाई करनी चाहिए और सख्ती से करनी चाहिए, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं वो सामान्य नहीं घटना है। एक के बाद एक मतलब क्या होता है ना, वातावरण बिगड़ता, माहौल बिगड़ता, भाईचारा का माहौल मतलब प्रभावित होता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी राजनीतिक दल जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप वगैरह एक दूसरे पर लगा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी है कि 2023 का चुनाव लेकिन लक्ष्य है वोटों को ध्रुवीकरण के प्रयास में भी एक इस कड़ी को देखा जा सकता है। ठीक है, बात यह है कि प्रशासन ने वहां मतलब जो कार्रवाई की है, तो उस कार्रवाई में वो इतना चौकन्ना क्यों नहीं रहा कि रात को ही जो घटना हुई है वो दूसरे दिन कैसे घटना घटी है। तो इस चीज को लेकर के कहीं न कहीं संतुलन बैठाया जाना जरूरी था। ये घटना भी टल सकती थी, लेकिन जिस तरह से घटनाएं हुई है, चाकू नहीं, लेकिन वही है कि अगर प्रदेश सरकार के स्तर पर सोचें तो करौली राजगढ़ होने के बाद अगर जोधपुर में भी कुछ होता है, आप ये कहते हैं कि हमने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, उसे स्टार्ट ही क्यों होने दिया? उसमें खुद प्रशासन ने क्या सीखा? क्या उनके पास कोई कदम नहीं थे? क्यों आखिर ऐसी नेग्लिजेंसी वहां पर ग्राउंड पर देखने को मिली? इन सवालों का सामना कांग्रेस को करना भी चाहिए। स्वर्णिम जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी, बड़ा मजा आता है जब आप लोग ये कहते हैं ना कि जनता सबक सिखाएगी, जनता सबक सिखाएगी। अब देखिए, कई चुनावों में देश भर में आपको जनता सबक सिखा रही है। चलिए मान लीजिए कि राजस्थान में जनता बीजेपी को सबक सिखा भी देती है, तो मैं ये कह रहा हूं फिर उसमें से आपने सबक क्या लिया? देखिए स्वप्निल जी, 2 घटनाएं हुई बड़ी हास्यास्पद। मैंने आपको पहले भी बता रहा था वहाँ पे कि सबसे पहले हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ पे पहुँच करके लाउड स्पीकर वगैरह तोड़ने का काम करते हैं। दूसरी घटना हुई जब पत्थरबाजी की, जब ये सारा ये उपद्रव एकदम से बढ़ा। वो कब बढ़ा? जब भारतीय राष्ट्रीय झंडे को वहाँ पे पुलिस वालों ने वो चौराहे पर लगाया और उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ जाके करते हैं और पत्थरबाजी की घटना करते हैं। आप ये बताइए, यहाँ पे सब प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक जांच में ये बात पता चल रही है कि बीजेपी ने तिरंगे का विरोध किया। ये तो सबने देखा है वहां पे। और आप ये बताइए कि आपको मैं एक चीज बताता हूं, आपने अभी भीड़ मनोविज्ञान की बात की। भीड़ मनोविज्ञान की बात करते हुए क्या आप ये भूल सकते हैं कि आप ये अपनी सोच के देखिए
कि अगर लाखों लोग सड़कों पर थे, जो घरों के बाहर सड़कों पर कोई नमाज के बहाने था, कोई अगर जुलूस कोई के बहाने एक ही था, रंग की चीज उनको है नियंत्रित स्वर्णिम जी, कैसे किया तो होगा, झंडे और पुलिस ने फर्रे कैसे में नहीं अंतर किया? होता है, ये आपको क्या पता है ना, कितनी जो बड़ी फर्रियां होती घटना हैं वो हो अलग सकती होती थी? हैं और जो झंडे होते हैं वो सुनिए, अलग होते हैं। सुनिए, आपको मैं सिर्फ यही बता रहा हूं ना कि इस भीड़ को, लाखों की भीड़ अगर वहां सड़कों पे थी, कितना बड़ा दंगा हो सकता था। इसको अरे बाबा, रोका मैं मान एक रहा हूं भारतीय स्वर्णिम जनता जी, लेकिन पार्टी मुझे का एक नाम बात आप ये बताइए, बताइए। ये सारी सुनिए, चीजों की परमिशन मेन चौराहे पे दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोड ब्लॉक की स्थिति कभी बनना नहीं चाहिए, वो बनने की भी परमिशन आपने दे दी, फिर आप कह रहे हैं कि स्थिति इतनी बेकाबू हो गई। तो क्या कर रहे हैं आप, क्या सीखा फिर आपने? हमने तो स्वप्निल जी काबू में रखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी काबू में रखा क्या? शाम रात की घटना के बाद आप इतना भी नहीं समझ पाए कि चीजें बिगड़ सकती हैं? करौली में अब रोक देते हैं कुछ चीजों को। केवल और केवल धारा 144 में ही हिंदुओं ने त्योहार मनाए हैं ना, इसी धारा 144 में ही मुसलमानों ने रमजान मनाया है ना, तो जोधपुर में भी कर लेते वो। स्वप्निल जी, यहाँ राजस्थान में भी धारा 144 के तहत इजाजत देकर के रामनवमी के जुलूस वही मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, निकाले। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एहतियातन रात की घटना के बाद एहतियातन प्रशासन ने क्या किया? कुछ नहीं, सुबह भीड़ लगने दी। देखिए, जो मेरी बात सुनिए, भीड़ लगने वाली बात नहीं है। जिस चीज की इजाजत थी, चाहे जुलूस निकलना था, वो भी निकला, क्योंकि ये आपस में सहमति हुई थी, और आपस में सहमति करके पुलिस को आश्वस्त किया था सभी लोगों ने वहां पे, और उसके बाद उन्होंने अगर उस आश्वासन को नहीं मुझे नहीं पता कि पुलिस को कैसे इतनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। हमने कभी कोशिश भी की हो तो हम मुंह की खा लेते। पुलिस इतनी आसानी से बेवकूफ बनती नहीं है, उनका अपना एक नेटवर्क होता है, उनके अपने इन्फॉर्मर्स होते हैं। तो फिर आप कहिए कि सिरे से वहां की पुलिस फेल हो गई, हटाइए उन लोगों को, नहीं चाहिए ऐसे लोग। देखिए स्वप्निल जी, आप एक चीज बताइए मुझे, आप सिर्फ मेरे को सिर्फ इतना सा जवाब दीजिए। मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं कि अगर लाखों लोगों की भीड़ नियंत्रित नहीं की गई होती और पुलिस अगर अपने कार्य करने में फेल हो जाती, समय पे एक्शन नहीं लिया होता, आप कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, क्या मानते हैं? मैं कह रहा हूं कि देर हुई क्यों? और देर आए नहीं, समय पर नियंत्रण किया, इसलिए बड़ी घटना नहीं हुई, वरना लाखों लोग आपस में भिड़ गए होते तो कितना बड़ा दंगा होता, पूरे देश भर में इसकी लपटें उगती। अब मैं पंकज जी पास आ रहा हूं। पंकज जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो बार बार आ रहा है ना, इसमें आप लोगों ने तिरंगे का विरोध कर रहे हैं। एक तो मुझे इस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्योंकि आप कहते हैं आप लोग देशभक्त हैं, और अगर अफवाहें हैं तो उस बात को एड्रेस कीजिए, और अगर अफवाहें नहीं है तो उस बात को एड्रेस कीजिए कि तिरंगे का विरोध करने की हिम्मत किसी की कैसे हुई, वो भी आपकी पार्टी के लोगों की। पुलिस ने वहां तिरंगा लगाया, और भारतीय जनता पार्टी बार बार क्यों कह रही है कि वहां पे भगवा झंडा हटा के तिरंगा क्यों लगाया? कह रहे हैं या नहीं कह रहे ये लोग? अपना खिसियाई बिजली खंभा नोचे, ऐसा कोई घटना नहीं हुई। केवल और केवल ये अपनी हर प्रवक्ता ने बार बार कहा है कि फेल्योर को छुपाने के लिए इनका ये तरीका है तिरंगा कि आप बीजेपी के ऊपर डाल दीजिए। आप न्यूज चैनल देखिए, आप फोटो देखिए। मैंने कोशिश की पूरी डिबेट में, जब मैं जिससे बात कर रहा हूं उसके बीच में कोई कुछ ना बोले, तो आप पंकज जी को भी बोल लेने देते हैं। पंकज जी, मेरा सवाल यही है, ऐसा क्या है जो इन अफवाहों को बल मिला कि आपने तिरंगे का विरोध किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच जो जोश में हो गया, क्योंकि जोश में होश खोते हैं लोग ना। स्वप्निल जी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये कांग्रेस अपनी खिसियाट निकालने के लिए इस प्रकार का एक नैरेटिव घड़ रही है। लेकिन पंकज जी देखिए क्या है ना, मैं फिर आपके याद होगा आपने कहा था कि हम शांति का संदेश देने के लिए तेजस्वी सूर्या को करौली ले जा रहे हैं, टायर लेकर, जो कि रास्ते में रखकर जला दिए गए। ये कौन सा शांति संदेश था? हो सकता है जोश में होश खो दिया हो एक और बार किसी ने। पता लगाइए, कम से कम ये तो कहिए, ठीक है अगर ये आरोप आए हैं तो हम भी पता लगाते हैं, अगर हमारे भीतर से कोई होगा तो उसको जेल पहुंचाने की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। क्यों नहीं कह रहे हैं आप ये? अब आप मुझे बोलने देंगे? हाँ बोलिए। स्वप्निल जी, शांति स्थापित करने का काम सरकार का होता है, सरकार के मुखिया का होता है, और विपक्ष सबसे पहले तो ये चीज जान लेनी चाहिए। अब फिर आप मुझे सुन तो लीजिए। हाँ। जिस जोधपुर शहर की पहचान ही मिठास के नाम पे, वो बोली में मिठास हो चाहे खाने में मिठास हो, और जिस जोधपुर शहर ने 40 साल तक अशोक गहलोत जी को सम्मान दिया, वो अशोक गहलोत जी अभी पिछले 48 घंटे के अंदर गए भी नहीं है जोधपुर। वो आराम से उदयपुर में ऐशगाह के अंदर आराम कर रहे हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि शांति स्थापित करने के लिए उस जोधपुर में जाए जहाँ 40 साल से वो विराजमान है, जिस जोधपुर ने उनको पाठशाह से लेकर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वहां अशोक गहलोत जी जाए? आप करते क्या है, आप जोधपुर की जगह उदयपुर से टीवी के माध्यम से कहते हैं कि साहब दंगा हुआ ही नहीं है। अरे दंगा नहीं हुआ तो सवाल और लगी वो कौन है? एक सवाल और ले लीजिए, जो पुलिस वालों के सिर पे फूटे वो कौन है? बस एक सवाल और ले लीजिए, थोड़ा सा तीखा रहेगा सवाल, हो सकता है आपको बुरा लगे, इसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं।
सवाल सिर्फ यह है कि छुटपुट घटनाएं या छोटी मोटी घटनाएं पहले भी हो रही थी और सदियों से होती आई हैं, बीजेपी के शासन काल में भी हुई हैं, कांग्रेस के शासन में भी हो रही हैं, लेकिन हाल ही में जब जेपी नड्डा राजस्थान आए थे उसके बाद बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई। ये संयोग है या कुछ और? स्वप्निल जी, ये कांग्रेस का नैरेटिव है अपना फेल्योर छुपाने के लिए। आप मुझे ही बताइए, करौली की घटना का आपने उदाहरण दिया, वहां शांति से जुलूस निकल रहा था, ये पुलिस की एफआईआर कह रही है। अब एक मस्जिद के ऊपर से और एक क्या नाम है, जाति विशेष या क्या हो या समाज विशेष के लोगों के घरों से पथराव होता है, तो ये बताइए इसमें नैरेटिव घटने का काम किसने किया? ठीक है, या कुल मिला के ये है कि घटना हो रही है कांग्रेस के संरक्षण में, और आज से नहीं हो रही है। सुनिए एक बार स्वप्निल जी, बात पूरी सुनिए, बहुत शॉर्ट में आज से नहीं हो रही है। हाँ। जब ये कब से हो रहा है? जब से 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी है। जयपुर में पहली घटना होती है 2 जुलाई 2019 को, जब 3000 से ज्यादा लोगों ने एक पूरे कॉलोनी को 10 थाना क्षेत्र के जितनी गाड़ियां थी उनको फोड़ा। नहीं, मैं एक बात बताऊं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, गिरफ्तार करना चाह रही थी। महेश शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं महेश शर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो कोरोना है उसकी हम लाख बुराई करें, लेकिन हमें कोरोना को एक बात के लिए तो राजस्थान में धन्यवाद देना चाहिए कि 2 साल आके हमें ना चुपचाप घर के अंदर त्योहार मनवा लिया। नहीं तो 2019 और इस साल हमारे त्योहारों को सिर्फ बेकार किया गया है और कुछ नहीं। हमारे मतलब सिर्फ मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन टोटलिटी बात कर रहा हूं। के अंदर 2019 के अंदर भी हुआ, इसी जालोरी गेट पे हुआ था। तो 2020 में कोरोना आया ना, 2020 और 2021 हमें बचाया कोरोना ने सर। हम घरों में बैठ के एंजॉय कर लिए, इसके लिए मैं कोरोना का शुक्रिया कह सकता हूं। जोधपुर का त्योहार का टाइम बोले महेश जी, क्यों इन्होंने लापरवाही बरती? ये महत्वपूर्ण बात है। क्यों इन्होंने इस बात की इजाजत दी कि हाँ लाखों लोग? पंकज जी, वो सवाल मैंने लिया इसी डिबेट के दौरान लिया। क्लोजिंग कमेंट है महेश जी, बोले। बैन कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब कोरोना काल के अंदर जनता कर्फ्यू का जिस तरह से आह्वान किया गया था, तो वैसी घटनाएं जब रात को हो गई है उस दौरान भी लागू किया जा सकता है। तो ये घटना ये नहीं आती है जो दूसरे दिन घटी है कि आग लगने के बाद में हम पानी मतलब बुझाने की कोशिश करते हैं, उससे पहले हम क्यों नहीं उस घटना को होने देने के लिए ही पहले क्यों नहीं रोक लेते? इस चीज की ओर ध्यान देने की जरूरत है। और स्थिति यह है कि उस दिन मुख्यमंत्री का जन्मदिवस था, मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, और साथ साथ ही ये दिखाने की कोशिश थी, या मतलब ये जिस तरह की भाई वो मुख्यमंत्री के एरिया में और वो अपने जन्मदिवस बना रहे थे, जिसकी वजह से उसमें थे, उनको अपनी जनता की चिंता, एक की व्यक्ति विशेष की छवि को धूमिल करने का भी प्रयास हो सकता है इस षड्यंत्र के पीछे। ठीक है, चलिए शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और आप जिस किसी को भी मानते हैं उनसे प्रार्थना करते रहिए कि जोधपुर लास्ट हो, कम से कम 2023 तक, 2023 के पहले, यानी 2023 जो कि राजनीतिक दलों का मिशन है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। यह था प्राइम डिबेट। नमस्कार।